बांग्लादेश में वजीर आजम प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस तरीके से मुल्क छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुई इस्तीफा देने के बाद में अब आगे क्या होगा, भारत के लिए क्या कुछ कूटनीतिक मुसीबतें हैं, इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। द हिंदू अखबार के साथ हैं और बांग्लादेश को काफी क्लोजली कवर करते रहे हैं, लेखक भी हैं। कल्लोल, सबसे पहले तो इस वक्त आपको सेंस क्या लग रहा है? क्या शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या फिर किसी तीसरे मुल्क यूके, फिनलैंड की ओर शायद रवाना होंगी? देखिए, सियासत में जो सबसे बड़ी चीज समझा जाता है वो है सियासत में कभी भी कोई जगह खाली नहीं रहता है। शेख हसीना अपना उनका जो सिंहासन था, जहाँ उनका जो चेयर था, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी, वो छोड़ चुकी है। अब बांग्लादेश का जो भविष्य है वो किसी और तरफ जाएगा और शेख हसीना अब बांग्लादेश का जो इतिहास है उसी का हिस्सा है। क्योंकि सियासत एक ऐसा चीज है और जो सत्ता एक एलिमेंट है जिसका जो ट्रांजिशन होता है तो बहुत जल्दी उसका रुख बदल जाता है। और शेख हसीना अब इतिहास के एक किरदार होती जा रही है। और जैसे कि जैसे समय बीतता जाएगा हमें ये देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद का दौर शुरू हो रहा है। अब इस वक्त जरूरी ये है कि शेख हसीना जहाँ भी रहे वो सुरक्षित रहे। भले वो हिंदुस्तान में हो या फिर लंदन में रहे या फिर कोई और यूरोपियन मुल्क में रहे, उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पर पूरे दुनिया में उनका अपना एक वजूद एस्टैब्लिश हुआ है। पिछले 25 साल में उन्होंने शुरुआत में ही बहुत संघर्षपूर्ण उनका सियासी जो जर्नी रहा है 1980 1982 से, जब वो बांग्लादेश आए और तब 1990 में, उसके बाद 96 में वो आखिरकार प्राइम मिनिस्टर बनी। तो उनका बड़ा ही संघर्षपूर्ण उनका करियर रहा है और पूरे दुनिया में उनका एक छवि है। तो मुझे नहीं लगता उनको कहीं जाकर रहने में कोई असुविधा होगी। बात अब ये है कि शेख हसीना के बाद का जो बांग्लादेश है उसका क्या होगा। तो और जो उसमें, क्योंकि उसमें ये शेख हसीना के बाद, खालिदा जिया के बाद इस वक्त जो हालात है, हालांकि अंतरिम सरकार है जिनके साथ मुलाकात की है वहां सेना अध्यक्ष ने, और अंतरिम सरकार में कुछ ऐसे पार्टीज भी हैं जिनसे भारत की ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स रही हैं, शिबिर हो या जो प्रतिबंधित जमायत इस्लामी हैं। लेकिन बीएनपी में क्या आपको लगता है खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक, आगे अब उन्हीं के हाथों में आएगी सत्ता की कमान? तारिक रहमान जो कि लंदन में रहते हैं, उनके साथ भारत के संबंध बहुत सालों से अच्छे नहीं हैं। क्योंकि तारिक जब उनके मदर जब सरकार चलाती थी, जब खालिदा जिया 2004 2005 में सरकार चलाई, वहां पर उस वक्त उस इलाके में और खास तौर से भारत के नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह के उग्रवादी संगठन ऑपरेट करते थे, उससे बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भारत को झेलना पड़ा। और उसके साथ कई सारे ऐसे ताना बाना जुड़े हुए हैं जिसको आज भी भारत के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको याद है कि तारिक रहमान के साथ। कलोल, कलोल, don't shake so much. You're shaking the entire system. ओके, हाँ, Don't move so much. हाँ, तो Steady. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत के साथ जो उस वक्त जो बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे वो कुछ ठीक नहीं थे और अभी भी भारत के एस्टेब्लिशमेंट में वो याददाश्त, वो मेमोरी है। तो मुझे नहीं लगता कि तारिक रहमान इतनी आसानी से बांग्लादेश वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश वापस लाने में पूरे दुनिया में कई सारे पावर्स को कंसेंसस में पहुंचना पड़ेगा। खास तौर से जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और बाकी जैसे यूरोपियन यूनियन, इन सब एंटिटीज को भी एक समझौते पर पहुंचना होगा कि तारिक रहमान जैसे शख्स जिन्होंने पिछले 20 साल पहले जब इस्लामिस्ट लोगों के साथ हाथ मिलाकर सरकार चलाया था और उस वक्त कई सारे उग्रवादी संगठनों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, वो दोबारा कैसे बांग्लादेश के राजनीति में आ सकते हैं और अगर आएंगे तो उनका क्या किरदार रहेगा। इन सब बातों पर चर्चा होना अभी भी बाकी है। कलोल, एक ये भी सवाल बनता है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि वहां खबरें आई ढाका में जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है उसे जला दिया गया। तो अभी भी इंडिया के शायद कम से कम 6,000 ऐसे इंडियंस होंगे जिनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं जो वहां पर मौजूद हैं। छात्र तो वापस आ गए थे, कम से कम 2700 छात्र पिछले कुछ दिनों में।
इस वक्त इंडिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क क्या हैं इस करंट वॉलेटिलिटी के बीच में? सबसे पहली बात तो है जो भारत के सिटीजन्स बांग्लादेश में रहते हैं, और भारत के जिन सिटीजन्स के बारे में आपने कहा जैसे कि 6,000 हो या फिर 10,000 हो, हमारी जानकारी के मुताबिक वो बहुत ही कम संख्या जो आप कह रही है, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन और जो आईटी सेक्टर के बहुत ऐसे वर्कर्स हैं जो कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। आर्टिस्ट, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे, फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं, वो आते जाते रहते हैं और वो भी बांग्लादेश में किसी भी वक्त मौजूद रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और मुझे लगता है कि वो कम से कम अंदाजे से कह सकते हैं कि 25,000 से ज्यादा भारतीय इस वक्त बांग्लादेश में हैं। और उसके उसके उपरांत आप जानते हैं अच्छे से कि जो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, और अभी खबरें ऐसी आ रही है कि त्रिपुरा की और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग अभी शाम को पहुंचे हैं, और वो कई सारे ऐसी बातें कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ मकानों को, मंदिरों पर हमला हुआ है और लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। भले क्या कोई वजह कोई भी हो, पर अभी हम लोगों को पता नहीं है कि भाई असल में किस वजह से इस तरह की हरकत हो रही है। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ी तो फिर ऐसे चीजें होना स्वाभाविक है। पर बांग्लादेश में अभी जो भी लाइव रिपोर्ट्स है वो संभव नहीं है, क्योंकि दूर दराज के गांव देहात के हालत के बारे में हम लोगों को कुछ अभी साफ पता नहीं है। और फाइनली कलोल, आपको लगता है, क्योंकि यहाँ इंडिया से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो गई थी, जो हमने खुद इंडिया में भी ये टेंडेंसी देखा है इस सरकार में कि जब कुछ प्रोटेस्ट होता है तो उसको एक लेबल बिठा दिया जाता है कि भाई ये तो खालिस्तानी है, ये फॉरेन एजेंट्स हैं। तो बांग्लादेश में भी जिस तरीके से स्टूडेंट्स पर ये लेबल बिठाए गए, लेकिन क्या ये आपको स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट सी नजर आए, या आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ सही में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कुछ बाहरी ताकतें भी शामिल हैं, वो चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई और हो, क्या वो उनकी भी एक भूमिका रही है? देखिए, ऐसे मौकों पर बाहर के ताकतों को इतना ज्यादा क्रेडिट देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की जो अपनी जो मर्यादा है, और बांग्लादेश के लोग अच्छे से समझते हैं उनके देश के लिए क्या सही और क्या गलत। और उन्होंने जो भी कदम उठाया, बाहर के लोगों या बल्कि इवन भारत को भी उसका सम्मान करना चाहिए। पर साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग किसी कमजोर या फिर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को किसी तरह का तकलीफ ना पहुंचाए, कोई भी असुविधा ना हो ऐसे कम्युनिटीज को, हमें ये भी देखना चाहिए। पर साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की असली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप रहा, डेमोक्रेटिक सेटअप पिछले लगभग 2 टर्म्स में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं दे सका। और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 इलेक्शंस बांग्लादेश में बैक टू बैक ऐसा हुआ है जो जिसके ऊपर बड़े सारे सवाल उठाए गए हैं। और सबसे जो जो सबसे नेगेटिव जो इलेक्शन हमने देखा है वो जनवरी के महीने में हुआ है। और वो ऐसा इलेक्शन था जिसमें जो आपके मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके जो बड़े लीडर्स आलमगीर और बाकी लोगों को जेल में डाला गया। वो जेल में थे सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, बल्कि इलेक्शन के 2-3 महीने बाद तक वो लोग जेल में थे। और ऐसे में जो पार्लियामेंट चुनकर आया, उस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के लोग ही नहीं है। अब जब आप ऐसे पार्लियामेंट बनाएंगे और अगर अगर कोई पब्लिक मूवमेंट सड़क पे निकले, तब तो फिर जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो सड़क पे दिखेंगे। हम्म। और ऐसा ही हुआ, ये स्टूडेंट्स आज वहां पर निकले थे। आज अगर स्टूडेंट्स ना होकर अगर वहां पर लॉयर्स होते, अगर वो मछुआरे होते, बांग्लादेश में मछुआरे भी बहुत हैं, और आप जानते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के वर्कर्स भी वहां पर बहुत हैं। अगर वो टेक्सटाइल वर्कर्स भी अगर प्रोटेस्ट करते तो उनके साथ भी ऑपोजिशन के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो ऑपोजिशन के काडर हैं, वो हम्म। साथ में उनके साथ लड़ाई करते हैं। तो ये बात कहना कि बाहर के ताकतों ने सब कुछ फंडिंग किया वगैरह, ये एक एक डिमेंशन हो सकता है। हाँ, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, क्योंकि बांग्लादेश में बाहर के बहुत पैसे आते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं। हम्म। पर मुझे नहीं ये लगता कि ये, सेंट्रल प्लैंक नहीं हो सकता और वो ठीक भी नहीं है, हाँ, उचित नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे कहना उचित नहीं लगता है मुझे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कलोल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।